guys, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha. So let's start chapter number 2 of First Bite, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं नेल्सन मंडेला की बुक से जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी. सो स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्ट थिंग हमें क्या पता चलती है नेल्सन मंडेला जी का नाम, कि उनका पूरा नाम था नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोली हला मंडेला, और इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1918 को और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 को. ही वाज अ साउथ अफ्रीकन पर्सन, एक साउथ अफ्रीकन थे. साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन होने के साथ साथ ही वाज एन एंटी अपार्थाइड रेवोल्यूशनरी, यानी कि ये एक ऐसे इंसान थे जो कि अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ थे और इन्होंने क्रांतिकारी भी बने, ये क्रांतिकारी भी थे. He was also a political leader and philanthropist. So he was नेता भी थे. एंड अगर नेता की बात करें तो जो भी इंसान नेता होता है वो जनहित के लिए काम करता है. तो जनहित का मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखा है, philanthropist. अब जब इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ जब आवाज उठाई, when the system was free, जब इनकी कंट्री फ्री हो गई सिस्टम से, so he served as the first black president, एंड उससे भी ज्यादा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने ये साउथ अफ्रीका के अंदर. और इन्होंने 1994 से 1999 तक सर्व किया अपनी कंट्री को. तो हिस्ट्री में, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब पहली बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो उसमें एक ब्लैक पर्सन जीता और वो ब्लैक पर्सन थे हमारे नेल्सन मंडेला. और ये क्या बने, ये बने उस कंट्री के प्रेसिडेंट. He was the country's first black head of state and the first elected in fully representative democratic election. तो ये जो थे ये पहले स्टेट के हेड बने, पहले ब्लैक हेड बने स्टेट के फर्स्ट, और ये जो थे वो पहली बार इलेक्ट हुए थे फुल्ली और फेयरली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर. जहाँ पे हम जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो ये अपनी डेमोक्रेसी में जब इनके कंट्री में डेमोक्रेसी आई तो यहाँ पे जब चुनाव हुए तो ये पहली बार क्या चुन के आए, प्रेसिडेंट चुन के आए. आगे बढ़ते हैं. आइडियोलॉजिकली एन अफ्रीकन नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी फ्रॉम 1991 टू 1997. तो द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी और वो मुहिम एक पार्टी ने छेड़ी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ANC इन शॉर्ट. तो उसके भी ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और कितना कार्यकाल था इनका, 1991 से 1997 तक ये इस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे. अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. तो अपार्थाइड क्या है, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पे लोगों को सेपरेट किया जाता है उनके रेस यानी उनके कलर को देखकर. इसको हम कई बार हिंदी में रंग भेद भी कहते हैं. अब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 27 अप्रैल 1994 को. इस अपार्थाइड सिस्टम से कब साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस मिली, 27 अप्रैल 1994 को. नाउ हमारी बुक में जो एक्सर्प्ट लिया गया है इस बुक से, लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम से, वो एक्सर्प्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं. ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो छंद है, वो बात कर रहा है इनॉग्रेशन की. इनॉग्रेशन क्या है, इनॉग्रेशन वो प्रोसेस है जब कोई भी प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के अंदर चुन के आता है तो वहां पे शपथ लेता है. तो ये हमारे जो नेल्सन मंडेला जी थे उनको भी क्या लेना था, शपथ लेना था, और इसी सेरेमनी को इनॉग्रेशन डे के नाम से जाना जाता है. सो दिस हैपेंड ऑन 10 मई 1994 को, और ये जो सेरेमनी थी वो एक एम्पी थिएटर में हुई थी. और ये एम्पी थिएटर था पेट्रोवा के अंदर, यूनियन बिल्डिंग ऑफ पेट्रोवा में था ये. और यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो कि एक पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनके साथ उनकी बेटी ज़नानी भी आई थी, उनको अकॉम्पनी किया, उनके साथ आई, और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला के साथ 2 और लोग शपथ लेने वाले थे. पहले थे हमारे मार्क क्लर्क जो कि सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे, यानी कि दूसरे उप राष्ट्रपति, और पहले उपराष्ट्रपति ने भी क्या लेना था, शपथ लेना था, जिनका नाम था थबाओ मकबी. तो ये दोनों भी शपथ लेने वाले थे. पहले हमारे मार्क डे क्लर्क लेते और उसके बाद थबाओ लेते और तब जाके हमारे नेल्सन मंडेला जी अपना शपथ लेते.
सो आफ्टर दीज टू हैव गिवन देयर स्पीच, इन्होंने जब शपथ ले लिया तो नेल्सन मंडेला ने भी शपथ लिया और उन्होंने स्टार्ट की अपनी स्पीच। आइए देखते हो स्पीच को। सो ये है थबोकी एंड दिस इज योर मार्क क्लर्क, मिस्टर क्लर्क। तो अब स्पीच देखते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। इस नए लिबर्टी को क्या कर रहे हैं हम, अपने प्रेजेंस से इसको और ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसको और अच्छा बना रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all human will be proud। तो जो ये extraordinary human disaster था, human disaster किसको कहा गया है, अपार्थाइड सिस्टम को कहा गया है, जो इतने सालों तक चला। उसके बाद ये जो अभी सोसाइटी बॉर्न हुई है, एक नई सोसाइटी उभर के आई है, उस पे ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बहुत ही ज्यादा प्राउड होने वाला है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of world on our own soil। So South Africa जो था यहाँ पे पहले जब यहाँ पे अपार्थाइड सिस्टम था तो इन्हें आउटलॉ माना गया था, यानी कि तुम हमारी बातें नहीं मान रहे। सारे नेशंस ने कहा कि तुम्हें एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे हर इंसान इक्वल हो, लेकिन तुम ये नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हारे साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। तो ये आउटलॉ हो चुके थे। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो यही कह रहे कि जो कि पहले आउटलॉज थे, आज उसे ये प्रिविलेज मिला है, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने सारे नेशंस को हम अपनी जमीन पर होस्ट कर रहे हैं, उनको अपना अतिथि बना के लाए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कहा उन्होंने। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, सभी गेस्ट को थैंक यू कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए हो और यहाँ पे आके क्या कर रहे हो, तो एक कॉमन विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो विक्ट्री किस किस चीज की हुई है, जस्टिस, न्याय की विक्ट्री हुई है, शांति की विक्ट्री हुई है, और ह्यूमन डिग्निटी की भी विक्ट्री हुई है। तो यहाँ पे आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद, और आप सभी यहाँ मिलके क्या कर रहे हो, हमारी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हो। We have at last achieved our political emancipation। तो हम सभी ने आखिरकार अपना वो जो फ्रीडम था वो अचीव कर लिया, जो हमें रिस्ट्रिक्शन थी फ्रीडम के लिए वो अचीव कर लिया। आज हमें क्या मिला है, फ्रीडम मिल गया है। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो ये क्या कहते हैं कि आज हम प्लेज लेते हैं, आज हम एक तरीके से क्या कहते हैं, शपथ लेते हैं कि हम सभी बॉन्डेजेस को, सभी जकड़ को, या फिर यूं कह सकते हैं सभी चेन्स को हम आज तोड़ देंगे जो कि हमें जकड़ रखा है, चाहे वो डिप्रिवेशन की हो, या फिर गरीबी की हो, या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो रेसिज्म के ऊपर ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई हो, चाहे किसी जेंडर के बेसिस पे ही क्यों ना की गई हो, उन सभी बॉन्डेज को, उन सभी बंदिशों को हम आज तोड़ रहे हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो अब हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है, साउथ अफ्रीका की जो लैंड है, वो किसी भी ऑपरेशन का शिकार ना बने, कोई भी इंसान किसी और के ऊपर ऑपरेशन ना करे, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। The sun shall never set on so glorious a human achievement। तो ये जो हमने अचीवमेंट पाई है उसके ऊपर से सन कभी सेट ना हो। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, ये जो अचीवमेंट हमने पाई है अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करके, ये कभी खत्म ना हो, और हम सभी के अंदर इक्वालिटी हमेशा जिंदा रहे, हम सभी हमेशा इक्वल हो इस सिस्टम के अंदर। लास्टली ही कंक्लूडेड, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये कहते हैं कि ये फ्रीडम जो है, ये स्वतंत्रता जो है वो हमेशा बनी रहे, और भगवान हमारे अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। सो विद दिस वो अपना ये जो भाषण था उन्होंने कंक्लूड किया, और जैसे ही उन्होंने भाषण कंक्लूड किया, अपना खत्म किया, क्या हुआ कि बहुत सारी जेट्स आने लग गई, बहुत सारे एयरफोर्स जेट्स आने लग गए, वो अपने साथ साथ अलग अलग कलर के धुएं फैलाने लगे। अब ये जो जेट्स आ रही थी वो दो चीजों का प्रतीक थी। पहला, डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन,
एंड मिलिट्री फोर्स, यानी कि डिसिप्लिन था, यहाँ पे दिखा रहा था कि हम कितने डिसिप्लिन्ड है, कितना ज्यादा हमारे अंदर प्रिसिजन है, कितनी अच्छी तरीके से हम चीजों को कर सकते हैं और हमारा मिलिट्री फोर्स कितना अच्छा है। ये चीज दिखाई रही थी, साथ ही दूसरी भी चीज दिखा रही थी, वो ये दिखा रही थी कि जो ये फ्री इलेक्शन हुए हैं जहाँ पे आप एज अ ब्लैक पर्सन इलेक्ट हुए हो, और ये जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे जो नेल्सन मंडेला है, वो क्या कर रहे हैं, ब्लैक कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिंग हिज कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी भी रिप्रेजेंट करे, वो है ही, वो अपने कंट्री को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ एट द प्लेटफॉर्म जहां पे पहले किसी ब्लैक इंसान का आना मना था, आज वो ब्लैक इंसान उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये मिलिट्री फोर्स इनका भी सम्मान कर रही है और आगे भी अगर कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बनेगा तो उसका भी सम्मान करेगी। तो एक डेमोन्स्ट्रेट, ये जो इन्होंने पूरा काम किया था, ये जो हवाई जहाज उड़ रहे थे, वो और क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के लिए भी, लोकतंत्र को भी क्या कर रहे थे, लॉयल्टी दिखा रहे थे कि हम इस डेमोक्रेसी से भी लॉयल हैं, और साथ ही साथ to a new government that had been freely and fairly elected, और ये जो भी गवर्नमेंट आई है उससे भी हम वफादार हैं और उसके अधीन हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया गया इस मिलिट्री जेट के सहारे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये बता रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में नेल्सन मंडेला जी कि ओनली मूवमेंट बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस दैट चेस्ट bedecked with ribbons and medal from days gone by saluted me and pledged their loyalty. So यहाँ पे एक और चीज दिखाई गई है कि जैसे ही वो जेट के जो एरे थे वो गए, उसके बाद क्या हुआ, हाईएस्ट रैंक के जनरल्स आए, पुलिस के भी और साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के भी, और उन्होंने भी हमारे नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट किया। लेकिन इनके मन में एक चीज चल रही थी, और वो क्या थी कि ये जो जितने भी मिलिट्री के फोर्सेस हैं, जितने भी पुलिस के लोग हैं, ये सभी आज से कुछ वर्षों पहले मेरे को क्या करना चाहते थे, जेल में डालना चाहते थे। और किस कसूर के लिए, क्योंकि मैं एक ब्लैक था, और ये बात मेरे दिल में कहीं ना कहीं चल ही रही थी। ये अनमाइंडफुल नहीं थे, उनको पता था क्योंकि हमने इतनी लॉन्ग लड़ाई लड़ी है कि इनको भी अब क्या करना पड़ रहा है, उस लड़ाई का सम्मान करना पड़ रहा है और हमारे लिए लॉयल्टी दिखानी पड़ रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ जब ये सारी चीजें हो गई तो दो नेशनल एंथम गाए गए, द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग देयर स्टेप। तो दो हमारे नेशनल एंथम गाए गए, दोनों ही कलर के लोगों ने अपने अपने नेशनल एंथम गाए। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट जी ये भी कह रहे हैं कि दोनों अपने अपने नेशनल एंथम तो गा ही रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा और जल्दी आएगा कि इन दोनों को ही अपने अपने तो याद ही है, दूसरों के भी कंठस्थ याद हो जाएंगे नेशनल एंथम, एंड फिर कोई डिवीजन नहीं बचेगा ब्लैक्स में एंड व्हाइट्स में। नेक्स्ट कहता है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। ऑल ऑफ अस will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. तो अब ये बात कर रहे हैं कि जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी ने इतना बड़ा घाव देश के ऊपर और साथ ही साथ लोगों के ऊपर किया था कि जनरेशन तो नहीं शायद, पर हाँ सालों लग जाएंगे उस घाव से उभरने के लिए। बहुत सारे लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान गंवाई, और यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उन्हीं को याद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं जो ANC पार्टी के अंदर थे, जैसे कि ओलिवर तंबो, वॉल्टर सिसूली, देन वी हैव चीफ लुथुली, यूसुफ दादो, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सुबुवे। ये सभी जो लोग थे वो बहुत ही जाने माने लीडर्स थे जो कि इस ओकेजन पे नहीं थे, जिनको कहीं ना कहीं हिस्ट्री के अंदर खो दिया गया था। लेकिन ये एक अभिन्न, या फिर यूं कह लीजिए एक बहुत बड़ा पार्ट थे इस अपार्थाइड सिस्टम को हटाने में। तो ये यहाँ होते तो आज कुछ ज्यादा ही खुशी होती हमारे नेल्सन मंडेला जी को। तो ये इन सभी को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट फिर वो ये बात करते हैं कि हर इंसान, अब जब वो बात कर रहे हैं फ्रीडम के बारे में, तो वो ये चीज कहते हैं कि हर इंसान के पास दो कर्तव्य है, दो ऑब्लिगेशन है। पहला ऑब्लिगेशन ये होता है कि ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली,
फैमिली के लिए उसका ऑब्लिगेशन है, अपने माता पिता के लिए ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए कर्तव्य है। अलग अलग कर्तव्य होते हैं हर किसी के लिए। जैसे कि अगर आप फैमिली में रह रहे हो तो आपको सभी के साथ प्यार से रहना है, पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो उनकी आज्ञा माननी है, उनकी सेवा करनी है। अगर वाइफ के साथ रह रहे हो तो लविंगली रहना है, बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनको प्रोवाइड करवाना है चीजें, उनको अच्छे मॉरल्स देने। तो ये सारी चीजें एक ऑब्लिगेशन हो गई। दूसरी ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द कम्युनिटी, टुवर्ड्स योर पीपल। तो हर किसी को इन्होंने क्या कहा कि हर किसी के पास दो ऑब्लिगेशन है, एक फैमिली के लिए और दूसरा उनके खुद के पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए। तो मैंने भी क्या किया, इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को निभाने की कोशिश करी। लेकिन इस फ्रीडम की लड़ाई में हमारे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस फ्रीडम की लड़ाई में मैं एक ऑब्लिगेशन को भूल गया, और वो ऑब्लिगेशन थी द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन। एंड वो क्या कर रहे थे, किस ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे थे, अपने पीपल के टुवर्ड्स, जो कि फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, जो कि इस अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए लड़ रहे थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, इन्होंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि हर कोई हंगर के साथ नहीं पैदा होता, फ्रीडम के, स्वतंत्रता की भूख के साथ नहीं पैदा होता। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो और जब आप रियलाइज करते हो कि आप खुशी के साथ, आप स्वतंत्रता के साथ कहीं जा नहीं सकते हो, किसी से शादी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, अपनी चीजें, अपनी अर्निंग्स को खुद के पास नहीं रख सकते जो भी आपने कमाया है, तो फिर आप क्या करते हो, आपको फ्रीडम की तलाश होती है, समानता की तलाश होती है। सो एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, आई yearn for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be an obstacle in awful life. तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हमारे नेल्सन मंडेला जी कि जब मैं यंग मैन था जोहान्सबर्ग में, तो मेरे को फिर अब क्या हुआ, अब मेरे को लगने लग गया कि मुझे भी फ्रीडम चाहिए, कि मैं जो करना चाहूँ वो आराम से कर सकूँ, जिससे भी शादी करना चाहूँ वो कर सकूँ, जैसे भी चाहूँ वैसे कमा कर रख सकूँ अपने पास, और अपनी फैमिली को एक ऑनरेबल लाइफ, खुद को एक ऑनरेबल लाइफ दे सकूँ, और लॉ के थ्रू मुझे कोई ऑब्स्टिकल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हर टाइम ब्लैक्स के ऊपर एक आई रखा जाता था, हमेशा उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी, कहीं ये लोग कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी ना कर रहे हो, या फिर थोड़ा सा कहीं ये लोग देखते थे वाइट पीपल कि इनके पास थोड़े से ज्यादा पैसे आ गए हैं तो उनको क्या करते थे, पनिश करते थे। तो इस तरीके का एक सिस्टम चल रहा था यहाँ पे। Now he says next point कि I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. तो जब उन्हें अपने अंदर की फ्रीडम का लैक मिला, जब उनको लगा कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है, तो उन्होंने अपने आसपास देखा, और जब आसपास देखा तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि बाकी लोग भी जो कि मेरी तरह दिखते थे, यानी काले थे, जिनका रंग अश्वेत था, उनका भी फ्रीडम उनसे छिना हुआ था। और तब जाके इन्होंने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिनके ये प्रेसिडेंट भी बने 1991 से लेकर 1997 तक। तो इन्होंने ये कांग्रेस ज्वाइन किया एंड देन क्या किया कि लड़ाइयां लड़नी शुरू की। Now, it was this desire for freedom of my people to live their lives with the dignity and respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into men without a home, that forced a life-loving man to live like monk. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो डिजायर था मेरे फ्रीडम का, मेरे लोगों के लिए, उसने मुझे क्या किया, मेरे लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। एक ऐसे इंसान को चेंज करके रख दिया जो कि फ्राइटेंड था, डरा हुआ था, उसको एक बोल्ड इंसान में कन्वर्ट कर दिया, जो कि खुल के अपनी बात रखता था। एक लॉ अबाइडिंग अटर्नी, यानी कि ऐसा अटर्नी, एक ऐसा वकील जो कि हमेशा लॉ को मानता था, उसको एक क्रिमिनल बना के रख दिया। एक फैमिली लविंग हस्बैंड को, परिवार से प्यार करने वाले पति को, एक इंसान, ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास घर नहीं है, और एक लाइफ से प्यार करने वाले, एक जीवन प्रेमी को एक मॉन्क बना के रख दिया। और किसने ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया? फ्रीडम ऑफ माय पीपल ने, यानी कि लोगों की स्वतंत्रता ने मुझे, मेरी लाइफ को इतना बदल के रख दिया। ही ऑल्सो सेज कि ये जो मैंने इसी दौरान, इसी स्ट्रगल में ये सीखा कि इंसान
कभी भी फियर से फ्री नहीं हो सकता। वो अपनी फियर्स के ऊपर क्या करना चाहिए, उसको अपने फियर्स के ऊपर जीत हासिल करनी चाहिए, विक्ट्री हासिल करनी चाहिए। यानी कि फियर हर किसी के अंदर होता है, डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन आपको अपने डर के ऊपर विजय पाना है। नेक्स्ट देखते हैं, I knew that the oppressor must be liberated just surely as the oppressed. So इनका ये मानना था कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है। जो ऑप्रेसर है, जो कि आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, जो जुल्मी है, जो आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं लिबरेटेड होना चाहिए। वो क्या है, अभी वो अभी शिकंजे में है हेट्रेड के, घृणा के, नफरत के, नैरो माइंडनेस के, और उसको इन्हीं सब चीजों से आजाद करवाना है। और वो भी कहीं ना कहीं उतना ही शिकंजे में, उतना ही जंजीरों में जकड़ा हुआ है जितना कि कोई अपराधी या यूं कह लीजिए ऑपरेस्ड। ओके, सो यहाँ पे बात हो रही है कि किस प्रकार से एक ऑपरेसर भी एक जंजीर में बंधा हुआ है, जिस प्रकार से जो कि हमारा दूसरा ऑपरेस्ड बंदा होता है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो हमारा ऑपरेसर है, जो कि दूसरों की फ्रीडम को छीन रहा है, वो कहीं ना कहीं खुद भी एक प्रिजनर होता है हेट्रेड का, कहीं ना कहीं वो भी बंदी होता है प्रेजुडिस और नैरो माइंडनेस का। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely I am not free when my freedom is taken away. तो ये कहते हैं कि दोनों ही रूप से मैं क्या हूँ, फ्री नहीं हूँ। अगर मैं किसी का फ्रीडम ले रहा हूँ या कोई मेरा फ्रीडम ले रहा है, तो दोनों ही तरीके से एक इंसान फ्री नहीं होता। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो दोनों ही इंसान, एक ऑपरेसर और एक ऑपरेस्ड, जिससे स्वतंत्रता छीनी जा रही है, और जो स्वतंत्रता छीन रहा है, उन दोनों की ही ह्यूमैनिटी, उन दोनों की ही इंसानियत कहीं ना कहीं छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं उनसे ले जा चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ना तो किसी को ऑपरेस करना चाहिए और ना ही किसी को ऑपरेसर बनना चाहिए। So this was the gist of, this was the summary of this chapter. कुछ vocabulary है, देख लेते हैं ये। First is to be beside, यानी कि surrounded by, लोगों के द्वारा घिरा हुआ होना। Second is amphitheater. Amphitheater हमने देखा था जहाँ पे inauguration हो रहा था। तो it is a building without a roof. बिना रूफ की एक बिल्डिंग होती है और बहुत सारी सीट्स बनी होती है राइजिंग स्टेप्स के जरिए, और बीच में कुछ इस प्रकार से ये एम्पी थिएटर होता है। यहाँ पे लोग अपना भाषण देते हैं और यहाँ पे स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे लोग बैठ के भाषण सुनते हैं, ताकि जो भाषण दे रहा है उसकी आवाज दूर दूर तक जाए। और यहाँ पे कोई रूफ भी नहीं होता, छत नहीं होती। नेक्स्ट है कॉन्फर, अ फॉर्मल वर्ड गिव, यानी कॉन्फर का मतलब देना, यहाँ पे देने से बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है वी हु वर आउटलॉज। ये भी हमने देखा था कि ये जो साउथ अफ्रीकन लोग थे वो पहले आउटलॉज थे। क्यों थे? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। Many country had earlier broken off diplomatic relation with the South Africa. पहले क्योंकि ये लोग अपार्थाइड रूल था, तो बहुत सारी कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे इस कंट्री के साथ, तो इसीलिए इनको आउटलॉज बोला जा रहा था। इमांसिफिकेशन यानी कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई जाती है उससे फ्रीडम मिलना इन्हें। नेक्स्ट है डेप्रिवेशन, यानी कि वो स्टेट जब किसी के पास कोई राइटफुल बेनिफिट नहीं होता, वो चीजें जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो उसे हम डिप्रिवेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि आप बहुत बार सुनते आए हो, चाहे वो 6th क्लास हो, 7th क्लास हो, सिविक्स में हर बार सुना था डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली या फिर अनफेवरली, यानी कि बिना किसी आपके कुछ किए आपको बहुत अलग तरीके से जब ट्रीट मिलता है, जब आपको अनफेवरली ट्रीटमेंट मिलता है, तो आपके साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नॉट अनमाइंड ऑफ, यानी कि जब हमने देखा था कि हमारे नेल्सन मंडेला जी क्या थे? नॉट अनमाइंड ऑफ द सिचुएशन, कि वो देख रहे थे कि ये लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं और वो इस बात से बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल अवेयर थे कि भाई ये लोग कुछ सालों पहले मुझे अरेस्ट कर लेते, लेकिन अभी देखो ये सल्यूट कर रहे हैं। तो नॉट अनमाइंडफुल का मतलब होता है कि अवेयर रहना, अवेयर ऑफ, या फिर उनके कॉन्शियस में होना कि ये सब ऐसा कर रहे थे। जब आप कहते हो ना कि आई एम नॉट अनमाइंडफुल ऑफ योर एक्ट्स, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, आई एम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बिहाइंड माय बैक।
नेक्स्ट है शेवरॉन। शेवरॉन का मतलब होता है अ पैटर्न इन शेप ऑफ वी। कई बार ये वाला जो शेवरॉन, ये जो शेप है, शेप ऑफ वी, आप बर्ड्स में देखते हो, बर्ड्स ऐसे ऐसे उड़ती है तो वी का कुछ पैटर्न बनाती है, तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड शेवरॉन। वाउट, वाउट जो है वो एक ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड है जिसका मतलब होता है डन या अचीव। आई हैव वाउड फ्रीडम या फिर वी हैव अचीव फ्रीडम, एक ही मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड, यानी कि डीप एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि अगर कोई भी इंसान के पास कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो आई हैव प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या प्रोफाउंड फीलिंग ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, तो एक डीप एंड स्ट्रॉन्ग सेंस निकल के आता है इस वर्ड का। रेजिलियंस, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके की हार्डशिप, कठिनाइयों को झेलना और उससे फिर निकल के बाहर आना। तो हमारी जो ये साउथ अफ्रीका के जो लोग थे वो भी रेजिलियंट थे रेसिज्म के खिलाफ, रेसिज्म के साथ, और वो क्या कर रहे थे, उससे हार्डशिप झेल के आए हैं, उसका हार्डशिप झेल के आए हैं और अब उससे निकल के बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है पुश्ड टू आवर लिमिट। इसका मतलब है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेयर पेन। ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप बिल्कुल खिना जाते हो, कोई फ्रेंड आपको मारता रहता है तो आप क्या कहते हो, यू आर पुशिंग माई लिमिट्स, यानी कि तुम अब क्या कर रहे हो, मेरे लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए, अब मैं उल्टा मार दूंगा, है ना। तो पुश टू आवर लिमिट का मतलब होता है कि वो वाला स्टेट जब आप और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि किसी की तरफ होना, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, किसी की तरफ झुकना। कई बार ये वर्ड यूज होता है इंक्लिनेशन झुकाव को दर्शाने के लिए, कई बार इसको यूज करते हैं बिहेवियर टेंडेंसी को, कि एक इंसान की इंक्लिनेशन होती है लव के टुवर्ड। आप जहां पे देखो कि आपको थोड़ा सा लव मिल रहा है, यू विल बी इंक्लाइन टुवर्ड दैट पर्सन, है ना। नेक्स्ट है इनएविटेबल, यानी कि अनअवॉइडेबली। सो कई चीजें जब हम करते हैं तो वो इनएविटेबल होती है, या फिर आप कह सकते हो हमें उसे करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह आप मॉर्निंग में उठते हो तो यू हैव टू डू सम वर्क, जैसे कि आपको ब्रश करना है, वो इनएविटेबल वर्क है, वो इनएविटेबल चीज है करने के लिए, ठीक है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। इल्यूजन, यानी कि समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, एक ऐसी, जैसे कि भूत है तो वो भी एक तरीके का इल्यूजन होते हैं कि वो अपीयर होते हैं, ऐसा लगता है कि वो सच में है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रांजिस्टरी, नॉट परमानेंट। ट्रांजिस्टरी का मतलब क्या है कि वो परमानेंट नहीं होगा। जो अपार्थाइड सिस्टम था वो भी एक ट्रांजिस्टरी सिस्टम था, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। प्रेजुडिस हमने देखा, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन। आपके पास कोई रीजन ही नहीं है उस इंसान को लाइक करने के लिए, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को लाइक नहीं कर रहे हो, तो उसको अब हम क्या कहेंगे, उस फीलिंग को क्या कहेंगे कि आप प्रेजुडिस्ड हो। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस करना, खत्म कर। ओके, सो दीज वर योर वोकैबुलरी एंड विद दिस हमारा समरी खत्म हो गया, हमारे वोकैबुलरी को हमने देख लिया। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन को समझेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको करेंगे। So see you in the next chapter. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.